हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का वेलकम करता हूं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश, मैं मिर्जापुर की टीम से अखिल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का वेलकम करता हूं। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें और फिर क्लास की हम बात करते हैं। आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग क्लास की बात करते हैं। आज हमें क्या क्या पढ़ना है। ऐसे भी आपको पता है कि शायद ये आपका पीरियडिक क्लासिफिकेशन की लास्ट क्लास हो जाएगी। इसमें मैं शायद आपको पूरी पीरियडिक क्लासिफिकेशन करा दूं। अगर फिर भी नहीं होता है, बाई चांस कहीं पे प्रॉब्लम होती है, तो एक क्लास मैं सोच रहा हूं जिसमें मैं, जैसे सुहासिनी के कुछ क्वेश्चंस है, डाउट है, ऐसे सारे लोग अपने डाउट्स मुझे सेंड कर दीजिए। हालांकि मैं इसके पहले वाली क्लास में बोल चुका हूँ, तो पहले डाउट्स सेंड कर दीजिए, तो मैं एक डाउट क्लास भी ले लूंगा, सो दैट आपके जितने डाउट्स हैं, तो 2 चैप्टर के डाउट्स ले लूंगा, एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के और दूसरा मैं ले लूंगा पीरियडिक क्लासिफिकेशन के। ठीक है, तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप लोग एक काम करिए, जल्दी जल्दी ज्वाइन करें, जल्दी जल्दी ज्वाइन करें प्लीज़। निखिल, शिवपूजन, प्रखर, वैष्णवी, रीटा, शुभी, सुहासिनी, सौम्या, सभी लोग ज्वाइन कर लें। आलोक, रवि, कुछ नए बच्चे भी आए हैं, तो ये लोग भी ज्वाइन करें और मस्ती के साथ पढ़िए, समझते हुए पढ़िए और अपने सिलेक्शन के लिए पढ़िए। 2 चीज़ ध्यान रखिए, अपने सिलेक्शन आपका श्योर हो, इस पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें, हम लोग अब बात करते हैं क्लास की। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें, तो क्लास की बात करें आगे। 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं। सभी का गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सौम्या, निखिल, प्रखर, सभी को गुड इवनिंग। शिवपूजन, चलिए 1 मिनट और बचे हैं, उसके बाद मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। 1 मिनट और वेट कर लेते हैं लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, क्लास जब स्टार्ट होगी ना, 2 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, क्योंकि 2 मिनट एटलीस्ट, कभी कभी किसी को लेट हो जाता है, कभी नेटवर्क का इशू है, कभी कोई भी इशू रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट, 3-3 मिनट आपको टाइम पता ही होता है, तो 2-3 मिनट टाइम बनता भी है आपके लिए। और उसके बाद 2-3 मिनट के बाद हम लोग अपनी क्लासेस को एज इट इज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चल तो स्टार्ट कर दिया जाए क्या भाई बच्चों, स्टार्ट कर दिया जाए क्या क्लास। देखिए, आज आपका जो टॉपिक मैं डील करूंगा, जो डिस्कस करूंगा, उस पे मैं आपको पीरियडिक क्लासिफिकेशन यानी कि आवर्त सारणी, पीरियडिक क्लासिफिकेशन यानी कि मैं आपको आवर्त सारणी की बात करूंगा। और इस आवर्त सारणी में, ये मैं आज आपको येलो कलर से दिखा रहा हूं, पीरियडिक टेबल की बात करूंगा, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के जो ये आपका एपिसोड है, इसमें जिस टॉपिक की हमें बात करनी है वो है पीरियडिक ट्रेंड्स। वो पीरियडिक ट्रेंड्स है। ऑलमोस्ट ये पीरियडिक ट्रेंड्स बच्चों को याद भी होता है, बट आपको फिर भी सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसमें एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इस पे मैंने बताया था आपको नीट में क्वेश्चन आते हैं, इस पे नीट में क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये मैं येलो से लिख रहा हूँ, थोड़ा आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, बट इसके बाद आपको थोड़ा वो इजी हो जाएगा। आयनाइजेशन इंथैल्पी पे भी नीट में क्वेश्चन आते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट पे भी क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पे भी आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे थोड़े क्वेश्चन कम आते हैं या नहीं आते। तो चलिए इसकी हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक हमें क्या उठाना है, जल्दी से बताइए, पहला टॉपिक क्या उठाना है हमें। पहला टॉपिक लेना है एटॉमिक रेडियाई। पहला टॉपिक क्या लेना है हमें, एटॉमिक रेडियाई। देख लिया, इसलिए मैं येलो का यूज कर रहा था, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है आपको, एक चीज और ध्यान रखना, इसे आप परमाणु त्रिज्या भी बोलेंगे हिंदी में, एटॉमिक रेडियाई। अच्छा देखिए, आपको आज थोड़ा सा फील होगा ब्लैक एंड व्हाइट का। ये व्हाइट तो नहीं लिख रहा हूं मैं, या मतलब इस पे मैं येलो कलर लिख रहा हूँ। येलो थोड़ा सा इस पे दिखता है, कलर थोड़ा सा क्लियर होता है।
और ब्लैक एंड वाइट, मतलब आपने देखा होगा ना, पहले ब्लैक एंड वाइट आपका बोर्ड आता था, तो थोड़ा सा उसको भी फील कीजिए लाइफ में, है ना, और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज़ कि एटॉमिक रेडियाई होता क्या है, एटॉमिक रेडियस होता क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं, देखिए रेडियस तो होता है कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट जो सेल है उसकी डिस्टेंस, रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। तो हिंदी में अगर आप जानना चाहते हैं तो न्यूक्लियस से बाहरी सेल की जो दूरी होती है उसी को आप रेडियस बोलते हैं, और अगर आप एटम की बात करते हैं तो उसे ही आप एटॉमिक रेडियाई बोलेंगे, ठीक। लेकिन क्या आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है कि एट इनफाइनाइट डिस्टेंस वी कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी जीरो। मतलब एक इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी रहेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी तो क्या आउटर मोस्ट सेल एट इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होगा, बात समझ में आ रही है। तो अगर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस तक अगर आप बात करेंगे तो हम देखते हैं बच्चों कि एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अगर हम रेडियस की बात करेंगे तब तो हमें एटम दिखना चाहिए, बट एटम तो हमें दिखता नहीं है, लॉजिक है ना। एट इनफाइनाइट डिस्टेंस हम बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो सकती, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस हो रही तो हमें क्या होना चाहिए, एटम दिखना चाहिए, बट एटम दिखता नहीं है। बेसिकली होता क्या है, जो एज्यूम किया है, इनफाइनाइट का मतलब हम उसके रिस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं, कि हम बोल रहे हैं कि इसके रिस्पेक्ट में एट इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा जी, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एटॉमिक रेडियस को निकालते समय, देखिए ध्यान से सुनिएगा इसे, एटॉमिक रेडियस को निकालते समय हम एक टेक्निक यूज करते हैं, एक्सरे की एक टेक्निक होती है उसको यूज करते हैं, और स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। ये दो टेक्निक से हम रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों एटम को पास पास लाते हैं, ध्यान से समझिएगा, दोनों एटम को पास पास लाते हैं। एटम को पास लाने के बाद दोनों न्यूक्लियस की डिस्टेंस इसे एडअप कर देते हैं, ठीक। एडअप करने के बाद इसका आधा कर देते हैं, ऐड करने के बाद इसका आधा करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस हुआ, ये हुआ उसका रेडियस, ये जो डिस्टेंस हुआ वही उसका रेडियस हुआ। तो लेकिन रेडियस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो दो एटम को लाना पड़ेगा, दो एटम को पास पास लाना पड़ेगा, उन्हें ओवरलैप कराना पड़ेगा, रिएक्शन कराना पड़ेगा, उनके न्यूक्लियस को मिलाना होगा, और उनके न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होगी उसी को मैं बोलूंगा एटॉमिक रेडियस। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक। अच्छा अब जरा देखो और ध्यान से समझो। तो ये तो हो गया रेडियस। तो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आप एटम को पास लाएं तो वो एकदम से पास ना आ पाए, एकदम से उससे थोड़ा सा दूर ही रहे, जैसे आपको नोबल गैस थोड़ा दूर ही रहे, लेकिन डिस्टेंस मेजर करने का हमारे पास मेथड वही है कि हम पास पास लाएंगे और इसको मिलाएंगे और उसको उठा के आधा कर देंगे। तो क्या इस वाले रेडियस में इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा मिला क्या, लेकिन इस वाले, तो अगर मैं ऐसे डिस्टेंस की बात करूंगा तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है निखिल, बताना, कि ये वाला जो ये पार्ट है इसको ओवरलैप कर जाए, तो यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी। मतलब इस तरह की टेंडेंसी बनेगी, इस तरह से कंडीशन बनेगी। इसके बेसिस पे आपका जो रेडियस डिवाइड किया गया है वो 3 से 4 तरह के रेडियस को डिवाइड किया गया है, ठीक है, इसके बेसिस पे। तो बेसिक चीज समझ आ गई, दो एटम लेना है, दोनों के न्यूक्लियस को मिलाना है, दोनों को जोड़ देना है। जैसे मैं अगर इन दोनों की बात करूं, इनको मैं मिलाऊं, इनके बीच में जो इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको करके ऐड कर दूं और उसका डिस्टेंस निकाल लूं। अब मैं इसको अगर ऐसे मिलाऊं तो हो सकता है ये एकदम पास पास ना है, जैसे इसका पॉइंट टू पॉइंट हो सकता है टच ना करे, वो हिलता डुलता रहेगा, तो वहां पे उस केस में डिस्टेंस आपकी बढ़ जाएगी। और अगर बढ़ जाएगी तो उसके बेसिस पे देखिए टाइप ऑफ जो रेडियस होती है एटॉमिक रेडियस, एक होती है कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, एक होता है
कोवेलेंट रेडियस। दूसरी होती है आपकी मेटालिक रेडियस। सॉरी। तीसरी होती है आपकी वांडर वाल रेडियाई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वांडर वाल रेडियस। ये जो यहाँ पे जो रेडियस होती है ना, ये वाली, ये वांडर वाल रेडियस होती है। चौथी होती है आयनिक रेडियाई। ठीक है, आयन का त्रिज्या, कोवेलेंट का त्रिज्या, मेटल का त्रिज्या, वांडर वाल रेडियस, ये नाम होता है। ये टाइप ऑफ रेडियस है, कोवेलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई, वांडर वाल रेडियाई। और ये तो जो कोवेलेंट रेडियाई होती है, कोवेलेंट रेडियाई होती है, अब देखिए ये आप लिख लीजिए, ये लोग फटाक से लिख लीजिए, साथ साथ लिखते भी रहिए, तो फिर मैं आपको कोवेलेंट रेडियाई को डिस्कस करता हूँ। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कोवेलेंट रेडियस। अपने आप दोस्तों को जरूर बताइए क्लास के बारे में, है ना, अपने दोस्तों को बताइए, जो आपके अपने दुश्मनों को भी बताइए, ऐसा नहीं सिर्फ दोस्तों को बताइए, जो भी जानना चाहे उससे जरूर बताइए। आपका भला होगा तो जितना आप दूसरे को बताएंगे ना, उससे दो बेनिफिट होगा। एक बेनिफिट ये होगा कि वो स्टूडेंट भी कंपटीशन के माहौल में आएगा, और अगर वो स्टूडेंट भी कंपटीशन के माहौल में आएगा तो आपका ही भला होगा, क्योंकि एटलीस्ट आपने कुछ दिन पहले उससे स्टार्ट किया है, तो आप उससे अच्छी फाइट करेंगे। और अगर आपके चारों ओर पूरा इन्वायरमेंट मतलब रहे एक कंपटीशन का, तो डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। मैंने देखा है, जो ऑलमोस्ट मैंने अपनी लाइफ में जो मैक्सिमम टाइम जो पढ़ाया है, मैं दिल्ली में ही पढ़ाया। मैंने दिल्ली के रीजन में रहा हूँ, मतलब 10-12 साल वहाँ रहा हूँ। 1 साल मैं मतलब गोरखपुर में रहा हूँ, और बाकी फिर महाराष्ट्र में बॉम्बे में भी थोड़े समय था। लेकिन 10-12 साल में जो दिल्ली के स्टूडेंट हैं, बहुत कंपटीशन होता है उनमें। वो आपस में इतना टफ कंपटीशन करते हैं कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो ऑलमोस्ट जो रिजल्ट आता है, वो दिल्ली का जो मतलब जो बच्चा दिल्ली में तैयारी कर रहा है या दिल्ली में है, उसका आता है, क्योंकि कंपटीशन का माहौल होता है। और आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अच्छी फैकल्टी मिल रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ये तो आपको सीएम सर का थैंक यू बोलना चाहिए कि बहुत अच्छी योजना चली है आपके लिए, कि आपके कंपटीशन लेवल पे आप पढ़ाई करें। अगर आप इसका यूज कर लेंगे तो आपके लिए वेल एंड गुड है, और नहीं करते हैं तो आपकी कमी है, मतलब सिस्टम के साइड से कमी नहीं है, आपके साइड से कमी है। तो ये ध्यान रखिए, मेहनत करिए, खुद कंपटीशन के माहौल को क्रिएट करिए। जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए ना खुद एक्टिव होंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए कोवेलेंट रेडियस की हम बात करते हैं। देखिए कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। कोवेलेंट रेडियस सिंपल सी बात है, ये दोनों को जोड़ते हैं और कम से लगभग ऐसा आ जाता है। तो कोवेलेंट रेडियस के लिए हम बोलते भी हैं, इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इसका जो है आधा डिस्टेंस कर दीजिए, उसी को आप बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। तो रेडियस कोवेलेंट रेडियस के लिए हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ। इसी को आप बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं। बॉन्ड लेंथ इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि जो अटैच होगा ना, तो ये बॉन्ड ही बनाता है, तो इसलिए आप इसे बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद आता है कोवेलेंट रेडियस के बाद आपका आता है आयनिक रेडियस। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस के बाद आएगा आपका आयनिक रेडियस। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, आयनिक रेडियस, सॉरी मेटालिक रेडियस। इसके बाद आता है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस ध्यान रखें, मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक रेडियस में भी कुछ नहीं है, जो रेडियस मेटल के लिए यूज करेंगे दैट इज नोन एज मेटालिक रेडियस। ठीक है, लेकिन जो मेटल की जो रेडियस होती है, मेटालिक रेडियस, अगर आप नॉर्मल की केस में बात करेंगे, मेटालिक रेडियस आपकी
ग्रेटर होती है कोवेलेंट रेडियस से। अच्छा, आपको ब्लैक में अगर अच्छा लग रहा होगा तो मैं अगली बार से ब्लैक पीपीटी यूज करूंगा, थोड़ा आपको अच्छा रहेगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा। तो मेटालिक रेडियस क्या होती है? मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। होता क्या है, अब पहले इसके लिए थोड़ा सा मेटालिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा समझना होगा, जो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ हिंट देता हूँ। देखिए होता क्या है मेटालिक बॉन्ड। जैसे मान लीजिए मेटल है, तो मेटल में क्या होता है, मेटल का जो इनर मोस्ट सेल है और जो आपका न्यूक्लियस है, इसको हम बोलते हैं मेटल कर्नल्स। मेटल, ये मेटल कर्नल्स होता है। तो मेटल कॉर्नल्स और आउटर मोस्ट के बीच जो बॉन्ड बनता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच जो बॉन्ड बनता है, उसी बॉन्ड को हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड क्या हुआ? बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल कॉर्नल्स एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। तो चूंकि हम मेटालिक बॉन्ड या मेटालिक रेडियस की हम बात सिर्फ मेटल के लिए करेंगे, जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास ये है मार्कर, ये आपका मेटल नहीं है, बट मेरे पास जो रिंग है, मेरे हाथ में जो आपको रिंग दिख रही है, ये मेटल है। तो इस वाले केस में मैं मेटालिक रेडियस की बात करूंगा और इस वाले केस में मैं कोवेलेंट रेडियस की बात करूंगा। और नॉर्मली एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। तो आपको इसमें इतनी ही बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद थर्ड आता है वांडरवाल रेडियस। वांडरवाल रेडियस, वांडरवाल रेडियस सबसे इंपॉर्टेंट रेडियस यही है, वांडरवाल रेडियस। ठीक है, वांडरवाल रेडियस ये भी वही होता है। इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल एटम। बट इसमें होता क्या है, इसमें जरा ध्यान आपको ये देना है कि जो वांडरवाल रेडियस होती है वो आपकी आपकी नोबल गैस में होती है, नोबल गैस में। और नोबल गैस क्या होते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, और रिएक्ट नहीं करते तो थोड़ा थोड़ा वो क्या करेंगे, दूर होंगे, और थोड़ी सी रेडियस यहाँ पे बढ़ जाती है। तो फॉर्मूला तो वही है, इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम। बट एटम कौन सा होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। ये जो बनेगा वो किसका होगा, ये नोबल गैस का होना चाहिए। नोबल गैस का मतलब 18th ग्रुप, 18th ग्रुप का मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। तो उनकी जो रेडियस होगी, उनकी जो रेडियस होगी वो सबसे बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो रेडियस होती है, उसकी जो त्रिज्या होती है, उसमें हम वांडरवाल त्रिज्या की बात करते हैं, वांडरवाल रेडियस की बात करते हैं। और वांडरवाल रेडियस में ये थोड़ी सी डिस्टेंस आपकी बढ़ जाती है। इसलिए अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं मेटालिक रेडियस और वांडरवाल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में सबसे बड़ी रेडियस कौन सी है, तो सबसे बड़ी रेडियस आपकी कौन सी होगी, आपकी होगी वांडरवाल रेडियस, वांडरवाल, फिर मेटालिक, फिर आपकी कोवेलेंट। तो ये क्वेश्चन आपके नीट में आ सकते हैं, इस लाइन को आप टिक कर लीजिएगा कि वांडरवाल रेडियस, फिर मेटालिक रेडियस, फिर कोवेलेंट रेडियस। एक रेडियस आपकी और बच गई है, जो आप देखिए यहाँ पे, सॉरी स्टार्टिंग में मैंने लिखाया था, यहाँ शायद मिटा दिया है मैंने। एक रेडियस और होती है आपकी, जिसको आप बोलते हैं आयनिक रेडियस। ठीक है, तो पहले मैंने आपको रेडियस सिखा दिया, आयनिक रेडियस। तो पहली चीज तो आयनिक रेडियस क्या होती है, तो आयनिक रेडियस बेसिकली आप आयंस में खोजते हैं, आयंस में जो रेडियस होगी दैट इज नोन एज आयनिक रेडियस। अच्छा, आयनिक रेडियस क्या होता है, देखिए अब आयंस क्या होता है, अगर आप किसी को तोड़िए, जैसे मान लीजिए मैंने Na और Cl को तोड़ा, तो यहाँ Na क्या होगा, Na के प्लस आयन में टूटेगा और Cl का माइनस आयन में टूटेगा। इसको आप बोलते हैं कैटायन और इसे बोलते हैं एनायन। कैटायन मतलब कट जाना, किसी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन और नेगेटिव चार्ज है तो एनायन। तो इसकी रेडियस, तो ये जो होता है कैटायनिक रेडियस हम बोलेंगे इसे एनायनिक रेडियस बोलेंगे, और इस रेडियस का नाम होगा आयनिक रेडियस। इस रेडियस का नाम क्या होगा, आयनिक रेडियस। तो अगर आप न्यूट्रल एटम को, जैसे NaCl अभी न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम को जब ब्रेक करेंगे तो जो आयंस आएंगे, चाहे पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, उनकी रेडियस की अगर मैं बात करूं तो उसे मैं बोलूंगा आयनिक रेडियस। तो नॉर्मल केस में ये देखा गया है कि देखिए
कि किसकी रेडियस बड़ी होती है। आयंस के रेडियस आपके नीट में कई बार पूछे हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी नेगेटिव आयन है, मान लीजिए ए पे नेगेटिव है, और जितना नेगेटिव होगा, मान लीजिए मैंने ए के 3 नेगेटिव किया, फिर मैंने ए पे 2 नेगेटिव किया, फिर मैंने ए पे 1 नेगेटिव किया, फिर मैंने ए को न्यूट्रल किया, फिर मैंने ए के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन ये निकाला, फिर मैंने 2 रखा, फिर मैंने 3 रखा। तो सेम एटम के लिए आपका देखेंगे नेगेटिव वाले की साइज सबसे बड़ी होती है और पॉजिटिव वाले की साइज सबसे छोटी होती है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आता ही है ये क्वेश्चन कि हमेशा नेगेटिव वाला का जो साइज होगा वो हमेशा बड़ा होगा पॉजिटिव के कंपैरिजन में। और अगर आप न्यूट्रल की बात करेंगे तो न्यूट्रल वाली की साइज पॉजिटिव वाले से बड़ी लेकिन नेगेटिव वाले से छोटी होती है आयनिक रेडियस के टर्म। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो देखिए जरा, सोडियम की मैं बात करता हूं। सोडियम, ये सपोज करिए सोडियम ये ए रहा होगा और सोडियम प्लस ये रहा होगा, ठीक है। सोडियम में क्या होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं सोडियम प्लस की बात करूं, तो ये 1s2 2s2 2p6, 3 में तो इलेक्ट्रॉन चला गया, गायब हो गया। तो अभी यहाँ तक, यहाँ मैं अगर 3 सेल तक आ रहा हूँ तो यहाँ मैं कहाँ तक आ रहा हूँ, 2 ही सेल तक आ रहा हूँ। और रेडियस का फॉर्मूला होता है कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली आपको यहीं से दिख रहा है कि जो भी पॉजिटिव होगा उसका साइज जो होगा क्या होगा, छोटा होगा न्यूट्रल वाले से। ऐसे ही नेगेटिव में जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भरेगा और साइज बढ़ जाएगी। इसे भी आप लिखना चाहें तो लिख लें, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो रेडियस ऑफ एनायन जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है और रेडियस ऑफ कैटायन जो होता है हमेशा छोटा होता है। ठीक, चलिए इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ी सी एक बात और बता देता हूँ। इसे लिख लिया आपने, लिख लिया, डन। शुभी करने के बाद बता दिया करो ना, शिवपूजन, आलोक, डन हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की साइज भी पूछी जाती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की साइज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की साइज क्या होती है और कैसे आप इसकी साइज बताते हैं उसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। पहली चीज तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है। आइसो का मतलब होता है इक्वल, इक्वल का मतलब होता है समान, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। किसी में अगर समान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो हम उसे बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। किसी भी पार्ट में अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो जितने सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को मैं बोलूँगा आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में साइज कैसे डिसाइड करते हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में भी साइज आप उसके चार्ज को देख के बताएंगे। यानी कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो साइज बड़ी होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो साइज छोटी होगी। नेगेटिव चार्ज है सुभी तो साइज क्या होगी, बड़ी। सौम्या, पॉजिटिव चार्ज है तो साइज क्या होगी, छोटी। आलोक, अगर कोई न्यूट्रल है तो साइज क्या होगी, बताओ आलोक, इन बिटवीन। तो ये होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की साइज का। देखो यहाँ पे अब मैं एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने N3 लिखा, ठीक है, नाइट्रोजन ले लिया, फिर मैंने O2 माइनस लिखा, फ्लोरीन माइनस का 1 लिखा, नियान लिखा और सोडियम लिया और मैग्नीशियम लिया, ठीक है।
मैग्नीशियम +2। अगर आप इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताइए आप जरा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग खुद ही जोड़ के बताइए। इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना 7 होता है, और 7 और 3 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो क्या हुआ, इसका 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका क्या होता है 8 होता है, इसका 7 होता है, इसका 8 होता है, इसका 9, ये -1 कर लीजिए, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। नियान में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नियान में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 होंगे। सोडियम में इलेक्ट्रॉन होता है 11, एक निकाल दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10। मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12, 2 निकाल दिया तो कितने हो गए, 10। तो ये सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी आपको मेंस में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो ये वाली ये जरा लिख लीजिएगा जो मैंने आपको लिखाया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, N3, फिर O-, फिर F-, फिर अब यहाँ 1 मिनट रुकिएगा जरा, सोडियम प्लस यहाँ पे मैग्नीशियम +2। एक चीज ध्यान दीजिएगा, नियान जो होता है, नियान में जो साइज होती है नॉर्मल साइज नहीं होती है। नियान के केस में वो वांडर वाल रेडियस होती है, तो किसी भी ग्रुप में कुछ भी हो जाए साइज हमेशा आपका नोबल गैस का बढ़ेगा। तो यहाँ अगर मैं नियान रखूं, नियान के केस में सिर्फ साइज इधर आएगी, नियान की सबसे बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ और चीज लेके चलता, मान लीजिए ए एटम मान के चलता, तब उसकी साइज छोटी हो जाती है। तो ये एक्सेप्शन समझ लीजिए, या इसको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि मैंने अभी आपको सिखाया कि वांडर वाल रेडियाई सबसे बड़ी रेडियाई होती है। तो किसी भी अगर आप पीरियड की बात करेंगे तो सबसे बड़ी रेडियाई आपकी क्या होती है, आपके नोबल गैस की होती है। तो ये थोड़े से आपके पार्ट थे जो आपके रेडियस की हमने बात कर ली। तो इतनी तरह की रेडियस की बात करनी है। अब मैं थोड़े से ट्रेंड की बात करूंगा कि आयनिक रेडियस का ट्रेंड क्या होता है, उसकी थोड़ी सी बात कर लेंगे। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। ठीक, या रेडियस नॉर्मल केस में अगर मैं बात करूं, चलिए इसको ऐसे समझाता हूं। देखिए, मैं थोड़ा सा पीरियडिक टेबल बना लेता हूं। निखिल जरा देखना बेटा, पीरियडिक टेबल में बना लेता हूं। ये आपका रफ डायग्राम पीरियडिक टेबल का, यहाँ मैंने रखा नहीं था इसलिए इसको बनाना पड़ रहा है। ये आपका रफ डायग्राम है पीरियडिक टेबल का, थोड़ा सा यहाँ से ही होगा फिलहाल। अब आप अपना पीरियडिक टेबल सभी लोग खोल लीजिए जरा, सभी लोग 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। अभी सभी लोग अपना पीरियडिक टेबल अपने पास रखें, जब तक ये चैप्टर चले ना पीरियडिक टेबल जरूर आप रखिए। अब आपको ये पता है, पहला ग्रुप, सेकंड ग्रुप, एस ब्लॉक वाला ये होता है, ये बाकी डी ब्लॉक वाले होते हैं। 10 लाइन यहाँ आती है, 2 3 4 5 6 7 8 10। फिर आपकी यहाँ से 13th ग्रुप स्टार्ट हो जाता है, 13 14 15 16 17, एक और 18 आ जाता है। तो ये होता है ऐसा पीरियडिक टेबल। ये देखिए मिट गया, देखो एक लाइन मिटाते हैं तो पूरा मिट जाता है इसमें। ये देखिए बेसिक आपको पता है, तो आप लोग जरा पीरियडिक टेबल खोल लीजिए। अब मान लीजिए ये मेरी क्लास है, यहाँ पे मैं हूँ और ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पे बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे। तो मैंने बोला निखिल से, निखिल बेटा सभी को आज मेरा मन है सभी को मिठाई खिलाने का, ठीक है। तो निखिल बोलेगा हाँ सर ठीक है। तो मिठाई कहाँ से निखिल अपने पास से लाएगा कि मेरे पास से? मिठाई कहाँ से आएगी, अखिल सर देंगे कि निखिल देगा? ऑब्वियस ये बात है मैं ही दूंगा। और मैंने कहा निखिल बेटा यहाँ पे मिठाई बांट दो, यहाँ से मिठाई बांटते चले जाओ, यहाँ पहला रो, दूसरा, तीसरा, सभी बच्चों को मिठाई मिलनी चाहिए। ठीक है, सभी बच्चों को मिठाई मिलनी चाहिए। अगर मैं निखिल को यहाँ पे कंसीडर करूंगा मिठाई देते समय,
और अगर मैं नीचे जाके कंसीडर करूंगा तो निखिल मेरे पास यहाँ पे सबसे ज्यादा पास है या नीचे? क्या निखिल यहाँ से ऊपर से नीचे आते आते निखिल की डिस्टेंस बढ़ गई क्या? क्या ऊपर से नीचे आते समय निखिल की डिस्टेंस बढ़ गई क्या? मिठाइयों की संख्या भी बढ़ जाएगी। देखो यहाँ से ऊपर से नीचे आएगा तो मिठाई भी तो ज्यादा दे देगा, है ना? तो ऊपर से नीचे आने पे नंबर ऑफ सेल बढ़ता है और इसलिए आपका टॉप टू बॉटम आने से रेडियस भी बढ़ता है। तो आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम रेडियस क्या होगी? रेडियस आपकी इंक्रीज होती है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पे आपकी रेडियस इंक्रीज होती है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो चीज इधर इंक्रीज होती है वो इधर डिक्रीज होगी। पीरियडिक ट्रेंड में ध्यान रखिएगा, जो ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज होगी वो इधर से इधर जाने पे डिक्रीज हो जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट मतलब होता है बाएं, बाएं से दाएं जाने पे, इधर देखिए लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, बाएं से दाएं, ये मेरा बायां हाथ है, इधर दायां हाथ है। तो अगर इधर से इधर जा रहा हूँ, बाएं से दाएं जा रहा हूँ, तो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट क्या होगा? साइज क्या होगी? रेडियस डिक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम आने पे साइज इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे, लिख लीजिएगा, अगर जिसे नहीं पता हो लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? नंबर ऑफ सेल, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो यहाँ पे मैं छोटी सी चीजें लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होता है। बट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंक्रीज करते जाते हैं। इसकी वजह से इफेक्टिव जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा, और फोर्स बढ़ जाएगा तो साइज घट जाएगी। फोर्स बढ़ जाएगा तो साइज घट जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर निखिल और प्रखर की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई तो दोनों पास बैठेंगे कि दूर बैठेंगे? निखिल और प्रखर की दोस्ती अगर बहुत अच्छी हो गई तो पास बैठेंगे कि दूर होंगे? सुहासिनी और शुभी की दोस्ती बहुत अच्छी होगी तो पास बैठने की कोशिश करेंगे कि दूर बैठेंगे? ऑब्वियस सी बात है, पास बैठेंगे। तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो पास बैठे तो साइज क्या हो गई? घट गई। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो साइज बढ़ जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होता है, बट ये लिखते भी रहिए, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये मैं बताऊंगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से साइज कम हो जाएगी। अब जरा टॉप टू बॉटम वाला भी लिख लीजिए इस लाइन को, टॉप टू बॉटम तो रेडियस बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि सेल बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल, SHELL होता है, CELL आपका बायो वाला सेल होता है ना, तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ सेल आपका बढ़ता है। यहाँ पे सेल, इसको थोड़ा, यहाँ पे सेल इंक्रीज होता है, यहाँ पे सेल कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसलिए बढ़ जाती है साइज। तो ये एक मेन रीजन है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, जब आप इधर से इधर आएंगे तो साइज क्या होगी? जल्दी से बताइए। इधर से लेफ्ट टू राइट आएंगे तो साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेकिन नोबल गैस की साइज क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। नोबल गैस की साइज क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। किसी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट आते हैं तो साइज कम होती है, लेकिन नोबल गैस की साइज सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि नोबल गैस जो है वो उसमें वांडर वाल रेडियाई यूज होता है। इस लाइन को समझ गए होंगे आप लोग, जो मैंने बताया वाटर वाल रेडियाई वहाँ पे सेम होता है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि इसको कंपेयर करें तो ऑब्वियस सी बात है आप कंपेयर कर लेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम इससे कुछ क्वेश्चंस भी देंगे। इसको अगली क्लास क्या, एक क्लास मैं सोच रहा हूँ जिसमें मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन भेजते रहिए और मैं उसको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है।
ऐसे सुहासिनी के कुछ क्वेश्चन आ गए, कुछ नहीं देंगे तो मैं अपने कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो 2 चैप्टर के हम क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया रेडियस वाला आपका काम खत्म। अब आप आ जाइए आयनाइजेशन एनर्जी। अब आप आ जाइए आयनाइजेशन एनर्जी। अजीत, अनुराग, आयनाइजेशन एनर्जी, इसको हिंदी में बोलते हैं आयनन विभव। ठीक है, अब आयनन विभव होता क्या है वो देख लीजिए, फिर मैं आपको समझा के फिर आगे बता देता हूँ। आज हमें लगता है आयनन विभव तक हो जाएगा, फिर कुछ पार्ट और बचेगा, हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे। और इसको हम टेस्ट एक पूरा एक वोल्ट बना लेंगे, तो 1-2 क्लास में ये वाला भी पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है जहाँ तक कि विद इन अ मंथ, ये इस मंथ तक ये आपका ये तीसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आयनन विभव क्या होता है इसे पहले समझ लीजिए, या आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है ये समझ लीजिए। मान लीजिए आपका ये सेल है, इस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे आपके। ठीक है, इस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालने में, आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है, अच्छा बताइए, आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे निखिल है, मान लीजिए अपने रूम से चेयर उठा के प्रखर के घर पे पहुंचाना चाहते हैं, तो कुछ एनर्जी देंगे तभी तो पहुंचेगा प्रखर के घर, या प्रखर अपने घर से कोई सामान निकालना चाह रहे हैं तो एक कुछ एनर्जी देंगे तभी तो निकलेगा। तो आयनन विभव का मतलब ये होता है, या आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from the outermost shell. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल, बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो भी ऊर्जा लगेगी उसे हम बोलेंगे आयनन विभव या आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब अगर मैंने बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अगर मैंने बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, आउटरमोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो उससे मैं बोलूंगा फर्स्ट आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट। अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूं तो इसे मैं बोलूंगा सेकेंड आईपी, इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालूं तो मैं इसे बोलूंगा थर्ड आईपी। तो हिंदी में समझ लीजिए, बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो भी ऊर्जा लगेगी, रिक्वायर्ड होती है, उसे मैं बोलूंगा आयनन विभव। उसे क्या बोलूंगा? आयनन विभव या आयनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसका नाम होगा आईपी फर्स्ट, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो आईपी सेकेंड, 3 इलेक्ट्रॉन निकाला तो आईपी थर्ड। क्लियर है इतनी बातें? क्लियर है इतनी बातें? अच्छा, अगर एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है तो ये रिएक्शन क्या होगी? एंडोथर्मिक होगी। अगर एनर्जी बाहर जाती होती तो ये रिएक्शन क्या होती? एक्सोथर्मिक होती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। ये बात चेक कर लीजिए आप, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपका डेल्टा एच जो होता है पॉजिटिव होता है। तो कभी कभी आपका डेल्टा एच के फॉर्म में भी दे सकता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये लिख लीजिए आप। लिख लीजिए इसे।
ये मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं बता दिया आपको? एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होती है, एक्सोथर्मिक के लिए आपकी नेगेटिव होती है, ठीक है। एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होती है, लिख लिया आपने? तो कभी कभी आपको डायरेक्ट डेल्टा एच की वैल्यू दिया रहेगा। अब इसमें हम अब बात करते हैं इसके ट्रेंड क्या है और कहाँ कहाँ तक से क्वेश्चन आते हैं। इसके ट्रेंड देख लीजिए क्या है। अगर आप किसी ग्रुप में जाएं, ग्रुप मतलब वर्ग में जाएं, वर्ग मतलब कहाँ जाना है आपको? ऊपर से नीचे। कहाँ जाना है? ऊपर से नीचे, नीचे मतलब टॉप टू बॉटम। अगर वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो उस केस में आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन विभव क्या करता है आपका? डिक्रीज होता है, यानी कि कम होगा। इफ यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम आईपीएस डिक्रीजेस, ठीक है। क्यों डिक्रीज हो रहा है अभी आपको मैं बताता हूं। इन द सेम वे अगर आप पीरियड में मूव करेंगे, पीरियड में मूव करेंगे तो आईपी की वैल्यू यानी लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट बाएं से दाएं, तो आईपी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये दो लाइन आप कॉमन सी लाइन है, इसे ध्यान रखिए। आईपी टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होगी और लेफ्ट टू राइट आने पे इंक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम पे डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट पे इंक्रीज होगी। अब बात करते हैं क्यों होगी, क्यों, ठीक। देखिए अब आप इमेजिन करिए, थोड़ा इमेजिन करिए कि एक बहुत लंबी क्लास है, बहुत लंबी क्लास है, 200 बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है। टीचर यहाँ पढ़ा रहा है। अब क्लास में ऐसा तो नहीं कि सारे बच्चे सेंसिटिव हों, क्लास में ऐसे भी तो बच्चे होंगे जो खेलने कूदने में बिलीव रखते हैं। खेलोगे कूदोगे तो उनका मंत्र होता है, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, उनका मंत्र होता है। वो क्लास में बैठते, पहले दिन बैठते हैं तो यही सोचते हैं खेलेंगे कूदेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। हालांकि किसी समय ये बातें सही हुआ करती थी, रही होंगी, इसलिए ये बताया गया आपका। तो वो क्या करेंगे, टीचर अपना बोर्ड पे पढ़ाने गया, 200 बच्चे बैठे हैं, अगर उसमें से 5 बच्चा निकल भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ गेट लगा हुआ है पीछे से, वो टीचर पढ़ाने गया, वो नीचे से चला गया, तो क्या यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम है या ज्यादा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम है या ज्यादा? जल्दी से बताइए, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है या ज्यादा है यहाँ पे? सुहासिनी बताओ बेटा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ना? और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है इसीलिए तो ये निकल यहाँ इजीली निकल रहा है। और ऊपर और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड। तो क्या यहाँ इस स्टूडेंट को यहाँ से निकलने के लिए, यहाँ से निकलने के लिए कम एनर्जी लगेगी? एनर्जी भी तो कम लगेगी, बताइए, एनर्जी कम लगेगी। क्लियर है सभी को? तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। एंड ड्यू टू डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द वैल्यू ऑफ आईपी इज डिक्रीजेस। क्लियर है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा और उसकी वजह से आपका जो आईपी की वैल्यू है कम हो जाएगी जब आप टॉप टू बॉटम इंक्रीज चाहते हैं। तो देखिए मैं आपको ऐसा नहीं कि सारी चीजें लिखा रहा हूँ, लेकिन आप इसे समझ लीजिए और टू दी पॉइंट लिखिए कि आईपी की वैल्यू कम हो रही, क्यों कम हो रही है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जा रहा है। मैं जितना पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो सब लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पीरियड में जाने पे, पीरियड में जाने पे आपको पता है कि सेल कांस्टेंट होता है, अभी बताया मैंने, सेल कांस्टेंट होता है। और सेल अगर कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बढ़ने से फोर्स क्या होता है? फोर्स इंक्रीज होता है। फोर्स इंक्रीज होगा तो वहां से निकलने के लिए काफी ऊर्जा देनी पड़ेगी, काफी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए आईपी की वैल्यू इंक्रीज होती है। आप ऐसा समझो, फर्स्ट रो का जो भी बच्चा है अगर उसको पानी भी पीने जाना है तो टीचर से एटलीस्ट एक बार पूछेगा कि सर मैं गो टू ड्रिंकिंग वाटर लाइक दैट। So in that case if teacher allow,
सो दैट स्टूडेंट गोज, अदरवाइज या टीचर बोल सकता है कि बेटा 2 मिनट रुक जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, तो रुक जाएगा बच्चा, बोलेगा अच्छा ठीक है जाओ, तो चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकलने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो होप कि आपको आईपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आईपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन पार्ट भी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक्सेप्शन पार्ट है, एक्सेप्शन ही आता है जब भी आपके को आईपी पे क्वेश्चन आए, आयनेशन पोटेंशियल पे क्वेश्चन आए, तो देखिए क्या करते हैं। और मेनली क्या होता है, पीरियड में ही पूछा जाता है, पीरियड में एक्सेप्शन लिख लीजिए। ये बोला जाता है कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं जाएंगे तो आईपी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ये लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आईपी डिक्रीजेस। तो अगर मैं सेकंड ग्रुप से 13th ग्रुप में जाऊं, अगर मैं 13th ग्रुप में जाऊं तो 13th की आई सॉरी व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आईपी इंक्रीजेस, सॉरी इंक्रीज होगी ना, अभी बताया ना आपको इंक्रीज होगी, ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज, इधर से इधर आने पे इंक्रीज। ठीक है, तो मुझे बताओ सेकंड से 13 में जा रही तो 13 की ज्यादा होनी चाहिए और सेकंड की कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये एक्सेप्शन समझ लीजिए। अब मैं बताता हूँ कि क्यों ऐसा नहीं होता। अब इसको अगर देखना चाहें फिगर से तो आप देखिए, ये आपका सेकंड ग्रुप है और ये 13th वाला है, तो सेकंड और 13 और 15th और 16th ये दो में एक्सेप्शन होता है, यही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो और भी चीजें आएंगी, हो सकता है आईपी सेकंड की वैल्यू पूछ रहा, हो सकता है आईपी थर्ड की वैल्यू पूछ रहा है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपको काम करना है। तो अब देखो सेकंड ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे 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 आपको एक एग्जांपल देते बेरिलियम का सेकंड ग्रुप का और इधर देते बोरान का। ठीक है, बेरिलियम और बोरान, जरा बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता हो तो बताइए, बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जरा पता हो तो बताइए, मैं भी पीरियोडिक टेबल देख ले रहा हूँ। 4 होते हैं ना, और बोरान में कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो पहले तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, वो क्या होगा 1s2 2s2, इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p6। सुहासिनी समझ में आ रहा है, सॉरी आलोक, ये सब बड़ा इजी है ना, पढ़ा होगा आपने पहले से तो क्लियर होगा। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे जो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है वो 2s से निकालना है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो आपको वो कहाँ से निकालना है 2p से निकालना है। और 2p जो है देखिए ये फुलफिल्ड है, तो मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था कि फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल देन एनी फील्ड। तो यहाँ पे देखो ये फुलफिल्ड है, ये वाला जो बेरिलियम का जो है वो फुलफिल्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या यहाँ कम ही एनर्जी में ये निकल जाएगा क्या, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू बोरान, इसलिए ये एक्सेप्शन का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आई, क्या बोलेंगे हम ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम। ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम एनर्जी रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम, अगर एनर्जी रिक्वायर्ड मैक्सिमम होगी तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, यही एक्सेप्शन है आपका सेकंड और थर्ड पीरियड में। अब हम थोड़ा सा इसको 15th और 16th में चले जाते हैं।
इन्हीं दो में है एक्सेप्शन, ये आप ध्यान रखिए। एंड 16। तो फिर से वही लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक, तो इसका मतलब है कि 15 और 16 में 16 की आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होनी चाहिए और 15 की आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होनी चाहिए। इसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं। 15th ग्रुप का एक एलिमेंट ले लेता हूँ नाइट्रोजन, 16th ग्रुप का एक एलिमेंट ले लेता हूँ ऑक्सीजन। इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आप लोग और मुझे बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग अपने अपने से लिखिए, बता चुका हूं मैं। देखिए यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या, 4 2 6 2 8 और 4 3 7, यही होगा। अब इसका आप बना लीजिए ऐसा, मैं लास्ट वाला ही बना रहा हूँ, लास्ट वाला ही आप देखिए ये, और इसका भी लास्ट ही बना रहा हूँ, स्टार्टिंग से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल, बाहर के सेल से एनर्जी की बात करता है। तो मुझे एक बात बताओ, कौन सा स्टेबल स्ट्रक्चर है? क्या आपका हाफ फील्ड वाला इससे ज्यादा स्टेबल होगा? हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन दिस। सुहासिनी, शुभी, निखिल, शिवपूजन। तो मैं बोल सकता हूं कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल है। तो क्या यहाँ ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्या? जल्दी बताओ आलोक, रवि, क्या यहाँ पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्या? क्या यहाँ पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्या? यहाँ पे ज्यादा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बता रहे हैं। इसलिए मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ, ड्यू टू ये लाइन लिख लीजिए, ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 15th ग्रुप देन 16th ग्रुप, आईपी ऑफ 15th ग्रुप इज मोर देन 16th ग्रुप। ये लिख लीजिए फटाफट। तो मैंने आज आपको आईपी सिखा दिया, आयनाइजेशन पोटेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कुछ एप्लीकेशन पार्ट भी होते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल के, वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीडेशन नंबर है, एनामरस प्रॉपर्टी। तो अगली क्लास में वो भी आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, होप कि आपको समझ आया होगा और चीजें अच्छी लग रही होंगी। ये ब्लैक वाले पे अच्छा लग रहा है आपको? ब्लैक पे क्लियरिटी ज्यादा है रादर देन व्हाइट पे? जैसे अगली क्लास में हम फिर से रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही करेंगे। हाँ, समझ आ रही है केमिस्ट्री आप लोगों को? समझ आ रही है केमिस्ट्री? इसमें आपको, मुझे ध्यान दिलाइएगा, जेड इफेक्टिव भी बताना है आपको, श्रेडिंग इफेक्ट बताना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में मैं श्रेडिंग इफेक्ट भी बता दूंगा आपको। ये दो बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट है जहां से आपके ये इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, इस चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो यही दो पार्ट है जो मेजर है, मतलब रेडियस वाला और आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला। बाकी से आते हैं बट वो कम आते हैं। जैसे रेडॉक्स का पार्ट है तो सीधा सीधा एक चैप्टर ये तो वहीं से पढ़िएगा, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। फिर हम लोग अगली लेक्चर में मिलेंगे सेम एनर्जी के साथ। पूरे दम लगा के पढ़िए, है ना, कुछ अच्छा करिए,
मिर्ज़ापुर का नाम रोशन करिए, मिर्ज़ापुर मंडल का नाम रोशन करिए। आप सभी से काफ़ी उम्मीदें हैं और आप डॉक्टर बनेंगे, अच्छा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सबका ही भला करेंगे, सबके साथ अच्छा होगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।